अब हम कोशिका के विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की बात करेंगे। उनके कार्य और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, कोशिका जो है वो चाहे प्रोकैरियोटिक की हो चाहे वो यूकैरियोटिक की हो, उनके चारों तरफ एक झिल्ली रहती है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना क्या है, इससे संबंधित जो है वैज्ञानिकों ने मॉडल्स प्रस्तुत किए थे। अब एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन जो है इसमें दो प्रकार का होता है, एक संरचनात्मक प्रोटीन होता है और वाहक प्रोटीन होता है। और इसमें जो लिपिड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं और स्टेरॉल्स है। इसके में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हेक्सोस एमीन के रूप में या फ्रक्टोज के रूप में, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित जो वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रस्तुत किए, तो सबसे पहले जो मॉडल था डैनियल डेविसन ने 1935 में प्रस्तुत किया था। पहला मॉडल जो था वो डैनियल डेविसन मॉडल था। डैनियल डेविसन ने इसको प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया था कि ये जो है वो 3 स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है। प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का स्तर होता है। प्रोटीन जो है वो उसके परत के बाह्य तरफ और आंतरिक तरफ, दोनों तरफ प्रोटीन रहती है, और इसके बीच में जो है वो लिपिड का लेयर रहता है। और लिपिड का लेयर किस तरीके का रहता है, इसको पहले हम लिपिड अणु को समझ लेते हैं। लिपिड जो अणु है इसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जल स्नेही सिरा होता है, और दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि जल विरोधी सिरा है। तो ये जो इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो प्रोटीन की तरफ इसका सिरा रहता है, यानी जल स्नेही सिरा जो है लिपिड का वो प्रोटीन के तरफ रहता है, यानी परिधि की तरफ रहता है, और जो इसका जल विरोधी सिरा है वो केंद्र की तरफ रहता है। तो ये जो लिपिड के 2 लेयर हैं, एक आप ऐसे देख रहे हैं और आप एक ऐसे देख रहे हैं, तो इसका भी सिरा जो है वो हाइड्रोफिलिक जो है वो प्रोटीन की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो केंद्र की तरफ है। अब इनकी जो ये जैसे देख रहे हैं, ये पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड है, और ये पोलर एंड है। अब ये प्रोटीन जो है इसमें 2 तरह की होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और एब्जॉर्ब प्रोटीन होती है। एब्जॉर्ब प्रोटीन तो वो दोनों लेयर्स में पाई जाती है, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो है केवल वो बाह्य सतह में ही पाई जाती है, और दरअसल इस ग्लोबुलर प्रोटीन को आसानी से निकाला भी जा सकता है। अब हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम जो है इसका चौड़ाई होता है। इसमें प्रोटीन जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं 20 और 20, ये 40 हो गया, और जो बीच का जो लिपिड लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि टोटल जो इसकी चौड़ाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये डैनियल डेविसन मॉडल उन्होंने ये प्रस्तुत किया था, हालांकि ये कंप्लीट नहीं था। इसके बाद रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था, उसको फिर हम अब देखते हैं। रॉबर्टसन ने इसी तरह का ही मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने भी यही बताया कि झिल्ली जो है वो प्रोटीन यानी बाह्य परत और आंतरिक परत, और उसके बीच में जो है वो लिपिड की 2 लेयर होती हैं। तो इस तरीके से 1959 में रॉबर्टसन ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका आप ये चित्र देख रहे हैं। दरअसल सिंगर निकोलसन के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था मॉडल, उसी को ही सर्वमान्य किया गया। तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई इस मॉडल में, तो इस पिक्चर में हम देखते हैं। इसमें भी यही बताया गया है कि ये जो है ऊपर और नीचे जो है ये प्रोटीन की 2 लेयर्स होती हैं, और बीच में जो है वो लिपिड की लेयर रहती है। लिपिड का जो हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि जो जल विरोधी सिरा है वो केंद्र की तरफ रहेगा, और जो जल स्नेही सिरा है यानी हाइड्रोफिलिक जो हेड है
एंड है वो बाहर की तरफ यानी परिधि की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से ये लिपिड की व्यवस्था इस तरीके से रहती है। इसमें जो है प्रोटीन जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक आंतरिक प्रोटीन होता है और एक दूसरा जो है बाह्य प्रोटीन होता है। बाह्य प्रोटीन जो है वो बाहरी सतह पर होता है और आंतरिक प्रोटीन जो है वो अंदर में रहता है। तो जो बाह्य सतह पर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को आसानी से उस परत से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन जो आंतरिक प्रोटीन है उसको बाहर निकालना मुश्किल होता है। इसके साथ ही जो इसमें जो लिपिड है वो तरल रूप में रहता है, तरल रूप में रहता है और प्रोटीन जो है वो अणुओं के रूप में रहता है, जिसके कारण जो है इसको आइसबर्ग इन द सी के रूप में भी इसकी उपमा की जाती है, यानी कि बड़े बड़े समुद्र में बहते हुए आइसबर्ग यानी बर्फ़ के टुकड़े। तो इस तरह से ये प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के मॉडल्स को हमने देखा। अब हम जो झिल्ली है वो 3 तरह की होती हैं उसकी बात करते हैं। एक होती है पारगम्य झिल्ली, दूसरी अपारगम्य झिल्ली और तीसरी जो है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में अपारगम्य झिल्ली जो है जिसमें विलेय और विलायक के अणु जो हैं वो आर पार नहीं जा सकते हैं, और जो पारगम्य झिल्ली है उसमें विलेय और विलायक के अणु जो हैं आर पार जा सकते हैं, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं। और तीसरी झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि वो अर्धपारगम्य झिल्ली इस तरह की रहती है कि जिसमें केवल विलायक के अणु ही पार आर पार हो सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये अर्धपारगम्य झिल्ली तो है, लेकिन उससे भी और बेहतर, यानी कि इसमें जो है इसकी संरचना हम देखेंगे, इसका चित्र, इसमें जो है विलेय और विलायक दोनों के ही अणु ज़रूरत के हिसाब से आर पार आ जा सकते हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी तरह से सॉल्यूशन की भी बात करें तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है अल्प परासरी सॉल्यूशन विलयन, और एक होता है सम परासरी विलयन, और एक होता है अति परासरी विलयन। तो जैसे आप ये एक आरबीसी के चित्र देख रहे हैं, आरबीसी यानी कोई भी कोशिका को यदि इन तीनों विलयनों में रखा जाए, यानी अब हम पहले विलयन की बात करें जिसमें अल्प परासरी विलयन है, तो उसमें क्या होगा, अल्प परासरी विलयन में जो है उससे जो है बाहर की जो सांद्रता है वो कम होती है और इसमें अधिक होती है, तो ये अल्प परासरी विलयन हो गया। और दूसरा है समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन में क्या होगा कि कोशिका और जिस विलयन में रखा गया है दोनों की जो सांद्रता है वो बराबर होगी। और तीसरे में क्या होगा, जो अति परासरी विलयन है, इसमें क्या होगा, कोशिका यानी कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है उसकी सांद्रता कम होगी, जबकि बाहर के विलयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो अब अल्प परासरी विलयन में क्या होगा कि चूंकि अंदर की सांद्रता कम अधिक है और बाहर की कम है, तो विलायक के अणु जो हैं वो बाहर यानी विलयन से वो अंदर कोशिका की तरफ जाने लगेंगे, यानी कोशिका जो है वो फ्लैसिड हो जाएगी, वो फूल जाएगी। और समपरासरी में कोई अंतर नहीं आएगा। और अति परासरी में क्या होगा, जो कोशिका का जो जल है यानी विलायक अणु जो हैं वो बाहर की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि बाहर का विलयन जो है वो अति सांद्र है। इस तरीके से ये 3 तरह के विलयंस होते हैं।